हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस। धनाधन हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी, हालांकि ग्रुप डी का भी मैंने एक भी वीडियोस नहीं डाला है, लेकिन जस्ट 1 बाय 1 तीनों सेक्शन का वीडियोस यहाँ पे आएंगे और टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। साथ में जो भी कंसेप्ट होगा वो हम आपसे डिस्कस करते चले जाएंगे, क्योंकि उतना टाइम और समय नहीं है आपके पास कि आप हर एक कंसेप्ट को चैप्टर के हिसाब से डील करें। तो समय कम, काम ज़्यादा है कि नहीं। और एक बात मैं बता दूं आपको कि चूँकि देखिए हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन होता है, आपका जो सिलेक्शन होता है वो किस पे होता है, वो इंग्लिश और जीके जीएस पे, ठीक है। तो आप सबको मैं एक राय देना चाहूँगा, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ फिर मैं अपने मैथ सेक्शन को वैल्यूबल नहीं कर रहा हूँ, इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ये जो इंग्लिश है ना, ये ऑलरेडी एसएससी का एक पैटर्न बन गया है कि 90% ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आप क्या करें कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले तक का जो भी एमटीएस का आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो उसका आप इंग्लिश पढ़ लें। रही बात जीके जीएस की, तो इस सेक्शन में आप जितना मार्क्स करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी इन मेरिट लिस्ट में आने की ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब रही बात में मैथ की और रीजनिंग की बात मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो हर एक बच्चे का अप टू डेट होता है, 100% वो लोग मेहनत करके चलते हैं। और एमटीएस जो मैं सेक्शन अभी चला रहा हूँ सेट, ये जो है आपका 5/10/2017 का एग्ज़ाम है। अब आप कहिएगा कि 2018, तो 2018 में एग्ज़ाम नहीं हुई थी और 2020 में भी एग्ज़ाम नहीं हुई थी। तो हम जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे 2017 और 19 में होने वाले एसएससी के एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर जितना शिफ्ट में हुआ होगा सबका सब मैं आपसे करवाऊंगा। तो ये जो मैथ और रीजनिंग है इसमें तो आपको 100% स्कोर करना है। मतलब ये हो गया कि इसमें ये सोचना ही नहीं है कि हम कितना मार्क्स ज़्यादा कर पाए, यानी इसमें कम करने का सवाल ही नहीं है। यानी इसमें अगर 25 और इसमें भी आपको 25, एकदम 25 क्वेश्चन बना के आने हैं, ये तो 50 फिक्स है। बाकी इस 50 में से वैरी करेगा कि आप कितना करेंगे। क्यों? इसका कट ऑफ भी आपको 85 के आसपास रहता है, कट ऑफ जो रहता है वो 85 रहता है। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन पाना हो तो इसमें तो आपको 35 करना ही होगा, लेकिन अगर इसमें आपने 40 कर दिया तो देन यू आर इन मेरिट लिस्ट एंड यू विल गेट योर होम स्टेट। आप अपना होम स्टेट या आपका जो पसंदीदा जगह होगा वहाँ पे आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग इम्पॉर्टेंट ना होते हुए भी आपको इसमें अगर आपसे 2-4 मैथ भी छूट जा रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि नहीं मेरा बहुत मैथ छूट जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल 100% देना है और इसमें एज पॉसिबल एज 100% के करीब पहुंचना है। इतनी मेहनत करनी है कि 100% के करीब पहुंच जाए तब। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस के 5/10/2017 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन का। और यहाँ पे देखिए सिर्फ मैथ नहीं करवाएंगे, यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों पेपर डील होंगे। बस आप हमसे जुड़े रहे, आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट होंगी। कोई भी किसी भी तरह का कंसेप्ट अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 62 035 74 525, ये मेरा व्हाट्सएप है। आपको किसी तरह का इस पे पीडीएफ चाहिए, किसी तरह का हेल्प चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका पहला क्वेश्चन यह है कि 1 से 100 के मध्य 2 के ऐसे कितने गुणज हैं जो कि 3 के गुणज नहीं है। एक बात बताइए कि 1 से अगर 100 तक आप जाएंगे, 1 से अगर आप 100 तक जाएंगे तो 2 के कितने गुणज आएंगे? तो आप कहेंगे 2 के गुणज होंगे, कितने होंगे? 50।
होंगे तो होंगे, लेकिन इस 50 में ऐसे भी गुणज होंगे जो 2 से भी डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल है, जैसे 6 होगा, 12 होगा, है कि नहीं है। तो आप बताइए जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो संख्या किससे होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी ये क्या होता है, विभाज्य होता है। आ रही मेरी बात समझ में कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो कहिए अगर 2 के गुणज 50 है और इस 50 में से वैसे संख्याओं को हम निकाल ले, इस 50 संख्याओं में से जो 6 का गुणज है, तो ऑलरेडी वो संख्या निकल जाएगी जो 2 से तो गुणज होगी लेकिन वो 3 से नहीं होगी। तो अब बताइए 1 से 100 तक में 6 के कितने गुणज आएंगे, 6, 12, 18 यानी 16 6 के 96, 16 आएंगे। तो 50 हो गए जिसमें 2 और 3 दोनों है, और 16 हो गए, कितने हो गए 16, जिसमें से 2 और 3 से तो दोनों है, उसको हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो अगर इसमें से इसको हम 50 में से 16 लेकर के 34 ले आएंगे तो 34 वैसा संख्या हो जाएगा जो 2 से डिविजिबल होगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आ रही बात समझ में कि 2 के गुणज 1 से 100 तक में कितने होंगे, 50 दूनी से 50। तो ये 50 वैसी संख्या है 1 से 100 तक के बीच में जो आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो 6 से विभाज्य होने वाले संख्या को हम निकाल देंगे तो कौन सी संख्या बचेगी, जो सिर्फ 2 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो वो 50 माइनस 16 घटा दिया हमने तो 34 आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब इसको अर्थमेटिक रूल पे बनाते तो दिक्कत हो जाती। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ध्यान रखिएगा, क्या है यहाँ पे √13 माइनस 4√10। ठीक है, देखिए ये आपका सॉल्व हुआ रहा है तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। 13 को हम लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस, इसको 2ab बना है ना, तो इसको लिख सकते हैं a की जगह √8 और b की जगह √5। अब आप कहेंगे तो 2√40 हो गया, 2√40 हो गया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं कि 2√8 इंटू √5 को क्या 2√8 को 2√2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो अब देखो 2 दूनी 4 और 5 दूनी के √10, यानी ये इसके बराबर हो जा रहा है, हम कुछ ज़्यादा इसमें नहीं किए हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये आपका आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं √8 माइनस √5 का होल स्क्वायर और ऊपर में रूट, और देखो 13 को रूट काट, 8 का स्क्वायर 8, √5 का स्क्वायर 5, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूप में बना लिया, थोड़ा सा उसको आगे विस्तार पूर्वक लिख दिया, अलग थोड़ा दिमाग लगा के। अब देखिए रूट के अंदर कोई भी चीज़ स्क्वायर में होती है तो स्क्वायर भी हट जाती है और रूट भी हट जाती है, यानी ये निकल के आ जाएगा √8 माइनस √5 और वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 145 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बचपन से जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये तो है, तो पहली संख्या कितनी है बताइए 145 गुना दूसरी संख्या बराबर, सॉरी एक संख्या कितनी है 5, तो गुणनफल कितनी है 145, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बताइए जल्दी से, बिना रेट के आप लोग बता देंगे 145/5 यानी 29, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी, मुंह से बनाने वाला,
छूने टाइप का क्वेश्चन नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो जब इस तरह का आ जाए कि जो मैथ से हट के लेकिन मैथ का चीज़ हो तो हम इन्हीं चीज़ों में अप्लाई करेंगे। जैसे विषम गुना विषम गुना विषम, तो कोई भी 3 ठो विषम ले लीजिए, हम ले लिया 3 ले लिया 7 ले लिया 9 लिया, सबको गुना करेंगे 3 सत्ते 21 नमा कितना हो जाएगा, सम तो कभी नहीं आएगा क्योंकि 3 सत्ते 21 और 1 नमा 9, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है जो कभी विषम नहीं होगा। तो आपका ये जो है ये कभी भी नहीं होता है। विषम गुना 3 गुना 5 कितना होता है 15, 7 गुना 11 कितना होता है 77, 15 गुना 7 कितना होता है 105। यानी आप देख रहे हैं दो विषम संख्याओं का गुणन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा, सम नहीं होगा। अतः ना 1 सही है और ना 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4/5, 7/8 और 6/7 में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। ऐसे तो आप नॉर्मल डिवाइड करके दशमलव में लाके कर ही सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है। 4/5 है, 7/8 है, 6/7 है। अब हम देखेंगे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 चौके 32, 7 पंचे 35, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप कहेंगे 35 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न छोटा हो गया, ये भिन्न बड़ा हो गया। अब इसमें चेक करेंगे 7 सत्ते अभी हो गया 49, 8 छाके 48, फिर भी यही बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि 7/8 जो है वो आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत इजी तरीके से एक बार में बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि x a पूर्णांक है तो x³ माइनस x किस संख्या से विभाजित होगी सदैव। तो x कोई भी पूर्णांक आप मान लीजिए ले लिया 2 थोड़ा देर के लिए, तो x³ कितना हो जाएगा 8 और -2 यानी 6 से देखिए डिवाइड हो जाएगा। आपका मन करेगा हम 7 ले लें तो 7 सत्ते 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343 माइनस 6 कितना हो जाएगा बताइए 338। आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये शायद हो जाएगा। 7 लिए है ना, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 माइनस 6 37 होगा यहाँ पे शायद, है ना। अब इससे आप भागा दे दीजिए। यदि x एक पूर्णांक है तो x की यही तो दिक्कत है, हमने लिया 7 है और हम लोग कर क्या रहे हैं 7 लिए है ना, तो 7 का क्यूब और -7 यानी 343 माइनस 7 यानी 336। 6 से डिवाइड करिए देखिए हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 पर 6 36, 6 छाके 36। यानी कोई भी पूर्णांक हो x के रूप में अगर ये फॉर्म होगा तो वो सदैव 6 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके यश किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कार्य को 28 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे कितने घंटे कार्य करना होगा। एक फार्मूला होता है देखिए, M1 D1 T1 W2 बराबर M2 D2 T2 W1। इसमें तो W1 तो है नहीं, कार्य तो सेम है, तो कार्य हटा दीजिए। आदमी कितना है, एक ही है। कितना घंटे कार्य करता है टाइम, तो 12 घंटे। दिन कितना है 35। तो पूछ रहा है कि 28 दिन में कितना घंटे रोज काम करना पड़ेगा। तो अगर आप काटेंगे इसको तो कट जाएगा 7 पंचे 35, 7 चौके 28, 4 तिया 12 और 3 पचे यानी आ जाएगा इसका आंसर 15 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप 1 भी 2 भी बना के नहीं आएंगे तो आपका मेरिट ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 96 दिन में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। देखिए आंसर गलत होने के लिए कितना होता है, नॉर्मली आप क्या करेगा, आप करेगा ए 96 में करता है तो भाई बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से अधिक है, कितना 50% अधिक है, यानी ए को 96 दिन लगेगा तो इसको 48 दिन लगेगा, तो बी को कितना लगेगा 48 ही दिन लगेगा। तो अब आपको पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए टोटल एलसीएम आप निकाल लेंगे 96, तो ये करता है 2 दिन में और ये करता है 1 दिन में, तो ये अकेला करेगा 96/2 48 आप मार देंगे, तुरंत मार देंगे। लेकिन देखिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। देखिए ए है और बी है,
ठीक है। ए की क्षमता बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। तो अगर ये क्षमता दिया हुआ है तो ये 100 होगा तो ये 150 होगा, यानी ये 2:3 होगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर क्षमता का अनुपात 2:3 है तो उसका उल्टा होता है उसके कार्य समाप्त करने के दिन की जो अनुपात होगा, कितने दिनों में करेगा, वो हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2। तो अब कह रहा है कि ए किसी कार्य को कर रहा है 96 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है? 96। तो 3 बराबर कितना है? 96। तो 1 यूनिट बराबर 32। तो ए कितना दिनों में करेगा? 32 दूना 64 डेज। आई बात समझ में कि क्षमता का इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है रेशियो में दिन। अगर उसके कार्य करने की क्षमता 2:3 है तो उसे उस कार्य को खत्म करने में लगे दिनों की जो अनुपात होगी वो 3:2 अपोजिट होगी। तो ये 3 यूनिट बराबर दे रखा है यहाँ पे 96, तो 1 यूनिट बराबर 32, तो 2 यूनिट बराबर 64, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। देखिए गलत करने के लिए बहुत सारे आंसर रहते दिए रहते हैं। देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:1 है, तो पूछ रहा है उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। आपको पता होगा कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू, एल क्यू, भुजा क्यू, ए क्यू, कुछ भी दे सकते हैं। तो पूछ रहा है कि दो घन हुआ तो एक की लंबाई L1 होगी, L1 क्यू, और एक होगा L2 क्यू। यही ना है, इन दोनों का जो क्यूब है, अनुपात का जो रेशियो है वो 64:1 है। तो L1 और बट्टे L2, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? रूट, तो रूट में लेते थे, 3 में आएगा तो ये √3, 64/1, यानी 64 का क्या हो जाएगा घन? 4 और 1 का 1, यानी 4:1 हो जाएगा आपका आंसर। आ रही समझ में बात? क्या हो जाएगा? 4:1 आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए मुंह से बनने वाला सवाल है, ये सब देखना भी नहीं पड़ेगा, और ये आपका ज़्यादा पिछला नहीं 17 में, और सारे वैसे ही पूछे गए हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है तो उसे 72 रुपये की छूट पर बेचा जाता है, छूट का प्रतिशत क्या है? देखिए 72 रुपये का छूट देता है कितना पे? 480 पे। तो परसेंट से बदलना है तो गुना 100% कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये 100% करते हैं तो कोई फ़र्क भी होता है क्या? देखिए एक बात कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो अगर 100 को हम 1/100 से गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं, एक ही बचेगा। तो इसलिए हम एक से किसी में गुना कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं 100%। देखिए आप अगर काटेंगे तो कटेगा, ये 0 कट गया, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2 पंचे 10, यानी 5 तिया 15%, और आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 30%, 40% के दो क्रमागत छूट किस छूट के बराबर है? आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला है, इसको रामबाण कहते हैं, A+B + AB/100। ठीक है, यानी एक ही वस्तु पर, एक ही चीज़ पर यदि छूट 2 बार या एक बार हानि, एक बार लाभ, या दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि हो तो उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? एक चीज़ याद रखिएगा कि जो छूट होता है, छूट का मतलब हो जाता है क्या बताइए? मतलब कम किए आप, क्या किए? कम किए। तो कम किए तो कम में हम लोग माइनस का सिंबल देंगे, हानि होगा तो माइनस का देंगे, लाभ होगा तो प्लस का देंगे। यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो लिखेंगे -30, यहाँ भी हो जाएगा -40, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -30 गुना -40/100। अगर आप लिखेंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा बताइए? -70, और माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, 0 0 0 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 70 में से 12 गया -68, यानी कहने का मतलब ये माइनस दिखा रहा है कि भाई हानि होगी। कितने की हानि होगी? 70 में से 12 गया, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 58। कितना हो जाएगा? 58, और 58 आपका ये ऑप्शन है। ठीक है, आ रही बात समझ में?
चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। दो संख्या 4:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 12 घटाया जाए तो नया अनुपात 14:29 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या है? देखिए जिन्हें थोड़ी सी समस्या है वो आपको बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं। अगर दोनों संख्याएं का अनुपात 4:7 है तो एक संख्या मान सकते हैं 4x और एक संख्या मान सकते हैं 7x। तो 4x 7x, अब कह रहा है दोनों में 12 घटा दिया जाए, दोनों में 12 घटा दिया जाए तो कितना हो जाता है अनुपात? 14/अनुपात। इसको जब आप हल करेंगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा, और जो x का वैल्यू आएगा यहाँ रख के 4 से गुना कर देंगे तो एक संख्या निकल जाएंगी, 7 से गुना कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। ये हो गया बेसिक। लेकिन इसको थोड़ा सा बनाते हैं ट्रिकी मेथड में। देखिए 4 अनुपात कितना है? 7, घटता है 12 बाद में देखेंगे, लेकिन हो कितना जाता है? 14:29। अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर सेम है? नहीं है। देखिए अनुपात को हम बराबर करना भी सिखा दे रहे हैं। इसके बीच का अनुपात 3 है और इसके बीच का अनुपात क्या है? 15 है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, जब घटेगा तो घटे लेकिन अनुपात हमेशा एक ही होगा। तो अब देखिए इसके बीच का अनुपात 3 है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 15 है तो इसमें 15 से कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 अनुपात 15 सत्ते 105, 3 से 42 अनुपात 87। अब आप शायद चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच का जो अंतर है वो बराबर है, 60 45 42 45। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना कम है यूनिट में? 18 कम है। तो 18 यूनिट बराबर ऐसे कितना कम दे रखा है? 12। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 12/18। कितना हो जाएगा? 12/18। तो अब आपको निकालना है ये संख्या और ये संख्या। अब इसको भूल जाइएगा, अब ये हो गया आपका नया रेशियो। तो ये निकालना है तो इसमें गुना कर दीजिए 60 से 12/18 को। तो आप अगर काटेंगे 6 या 18, 6 से 10, 3 चौके 12, ये 10 चौके 40, यानी पहली संख्या हो जाएगी आपकी 40। तो दूसरी तो ऑप्शन नहीं लिखे, अगर निकाल के देखिए 105 में अगर आप 12/18 से कर दे तो फिर हो जाएगा 3 छाके 18, 3 से 35 और 6 दूनी 12, यानी 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70। यानी 40 और 70 जो है वो आपकी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। आई बात समझ में? अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार बैक जाइए और देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है a/3 b/5 बराबर c/15 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? देखिए अगर पहले इसमें a/b निकालिए तो यहाँ से देखिए अगर b इधर आया तो 3 ऊपर जाएगा, 3/5 यही हो जाएगा। 3 नीचे आ जाएगा तो a/3 आ गया, अब b ऊपर चला गया तो b/5 आ गया। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया तो लिख सकते हैं a/b बराबर 3:5। अब निकालते हैं b/c बराबर 5/15। c यहाँ आया, 5 उधर चला गया तो 5 1 जा 5 3 जा, यानी 1/3। तो b अनुपात c कितना हो जाएगा? 1/3। जब हम लोग a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं 3:5 1/5। गुना कैसे करेंगे? गुना ऐसे करेंगे, इसको करेंगे 3 1 कम 3, फिर इससे करेंगे 5 1 कम 5, फिर इससे करेंगे, अच्छा 1/3 है ना इधर, तो 5 तिया 15, यानी 3:5:15 आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा क्या वाकई ऐसा इजी क्वेश्चन आता है? यस, वाकई ऐसा इजी क्वेश्चन आता है। आप जिस भी लेवल का तैयारी कर रहे हो उस लेवल में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसका एकमात्र कारण है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। भाई चीज़ें आसान है, हमसे बन जाएगी, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 40 है, 70 संख्याओं का औसत 60 है, सभी संख्याओं को निकालें। देखिए डाटा बहुत क्लियर है तो आप तो आराम से लिख सकते हैं 30 × 40 प्लस 60 × 70 और बट्टे टोटल कितना संख्या है? 30 संख्या और 70 संख्या यानी 100। तो ये हो जाएगा 4 तिया 1200, 6 7 4200, 4200 1200 हो जाएगा 5400
और बटे 100, यानी ये हो गया 54 आपका आंसर। लेकिन थोड़ा सा ये तो आसान डाटा था, अगर कॉम्प्लिकेटेड डाटा दे देता तब कैसे बनाते। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है, 30 संख्या है और 40 संख्या है, यही तो है। देखिए संख्या को क्या ले आइए, अनुपात में ले आइए, तो ये 0 0 कट गया, 3:4। अब इसी यही हमारी संख्या है, इसको हम भूल जाएंगे। औसत कितना है, एवरेज 60 और कितना है, सॉरी 30 संख्या का औसत कितना है, यानी 40 है और यहाँ पे 60 है। अब गुना कर दीजिए, 40 दिया 120, 6 चौके 24, सॉरी 3 अनुपात, फिर देखिए आप एक चीज़ गलत लिख दिया हम लोग, यहाँ पे 70 संख्या है, 70 संख्या है, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:7। तो 40 दिया 120, 6 7 42, 420। अब बट्टे टोटल संख्या कितना हो गया 10, तो 420 120 यानी 540 बटे 10, 0 0 कट गया 54। देखिए फिर भी आपका कोई आंसर में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे आसान चीज़ें क्या हो गई, तो गुना भाग करने में हमको आसानी हो जाएगी और गलत होने की संभावना कम रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 70% लाभ कमाता है, यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए एक्स मानने से बचेंगे। कोई वस्तु है, मान लीजिए कि 100 पर खरीदा और 70% लाभ यानी 170 पर बेच दिया, ठीक है, निश्चित मूल्य पर बेचकर 70% लाभ कमाता है। तो हम मान लेते हैं कि यह 100 पे खरीदा होगा और 170 रुपया में बेचा होगा, तो उसको 70 रुपये का लाभ हुआ। तो कह रहा है यदि उसको आधी कीमत पर बेचे, यानी अब 170 पे नहीं बेच के 170 बटे 2 85 रुपया में बेचे, तो उस हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 100 पे कितना हो रहा है 15, तो डायरेक्ट लिखेंगे 15% आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए निकालने का तरीका क्या है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर वस्तु का कीमत 1 रुपया हो तो आप क्या होता है कि 8 वस्तुओं को बेचकर 8 वस्तुओं को बेचकर 8 वस्तुओं को बेचकर आप 6 वस्तु का मूल्य प्राप्त करते हैं। तो देखिए बार बार क्रय मूल्य 6 आ रहा है, 6 में फंसा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप थोड़ा समझिए, अगर वस्तु की कीमत 1 रुपया हो, 1 रुपया हो, तो आप क्या करते हैं कि जब 8 वस्तु बेचते हैं तो यानी 8 रुपया क्या होता है, ये जो 8 रुपया है आप कमाते हैं कब, बताइए। जब 8 वस्तुओं को बेचते हैं तो आपको 8 रुपया आता है, कब आता है, ये आपका सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है कि नहीं है। लेकिन ये 6 वस्तु क्या लिखा है वहाँ पे, 6 वस्तु के क्रय मूल्य, तो इसका 6 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 6 रुपया, है कि नहीं है। यानी आपको देखिए कि 6 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 6 रुपया और 8 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपया। लेकिन रुपया में आपको अंतर आ रहा है 2 का, कितना का आ रहा है 2 का। तो आप करेंगे भाई 6 तो हमारा सीपी, हम इस पे निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, आप ध्यान दीजिए कि 6 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं को बेचकर जो पैसा आता है वो है, यानी 8 वस्तुओं को जो बेचकर पैसा आता है तो 8 ही रुपया है ना। तो ये हो जाएगा नुकसान इस पे और गुना 100, यानी 2 चौके 8 और 4 से हो जाएगा 25%, आपका ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। थोड़ा सा फिर से समझिए इसको कि कह रहा है कि 6 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान से समझिए कि आप मान लीजिए बाजार जाते हैं और 6 वस्तु खरीद करके लाते हैं 6 रुपया में, ठीक है। फिर आप बाजार जब जाते हैं तो आपको क्या होता है ना कि 8 वस्तु खरीदना पड़ता है, खरीदते हैं आप, मान लो सपोज दैट
कि मान लो कि आप 6 वस्तु खरीद कर लाए 6 रुपया में, ठीक है। आप मार्केट जाकर उसको बेचने गए, तो जब आप वस्तु बहुत लाए हैं, 100 लाए हैं, 200 लाए हैं, 15 12 जो भी लाए हैं, लेकिन मान लीजिए आप 12 वस्तु लाए खरीद के, ठीक है, आपको 12 रुपया प्राप्त हुआ। आप 6 वस्तु लेकर मार्केट गए, लेकिन 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको 8 ही रुपया, समझ आ रही बात ना, कि आपको 8 रुपया आया, तो आपको 2 रुपया का तो नुकसान हो रहा है। तो ये 2 रुपया किस पे हो रहा है? 8 पे, और 100 से गुना कर देंगे 100% से, तो आपका निकल जाता है ये, ठीक है। अब है, यदि कमल की आय रमन की आय से 40% अधिक है और रमन की आय अमन की आय से 20% अधिक है, तो कमल की आय अमन की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है कमल, बहुत आसान क्वेश्चन है, रमन, और यहाँ पे दे रखा है अमन। तो क्या रहा है? कमल की आय रमन की आय से 40% अधिक है और रमन की आय अमन की आय से 20% अधिक है। तो अगर हम मान लें इसको 100, तो ये हो जाएगा 120। अब क्या रहा है कि इससे ये 40% अधिक है, तो अगर 120 का हम डायरेक्ट 140/100 निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कि हम करेंगे पहले 120 का 40% निकाल के फिर उसमें जोड़ेंगे, डायरेक्ट 140%, तो ये हो जाएगा 14 गुना 12 168। तो पूछ रहा है कमल की अमन से कितना प्रतिशत अधिक है आय, तो कितना परसेंट अधिक है? 68, और जब बेस 100 पे बात होती है तो यही आपका परसेंटेज हो जाता है। ये कुछ एक विद्यालय में 45% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 660 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए कि गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स है 45%, तो बॉयज़ कितना होगा? 55%, और 55% कितने के बराबर है? 660 के, तो 1%, 660/55, और 100% 660/55 और गुना 100, काट दीजिए, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 5 से 20 बार में, 6 दूनी 12, यानी 1200 आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से। अगला क्वेश्चन देखते, एक नाव की धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल क्रमशः 12 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति क्या होगी? तो याद रखिए, अगर धारा के अनुकूल यदि x किलोमीटर पर आवर हो और धारा के प्रतिकूल यदि y किलोमीटर पर आवर हो, तो धारा की गति हो जाएगी, लिख लीजिएगा 1/2 × x - y किलोमीटर पर आवर। और शांत जल में या स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो जाएगी? 1/2 × x + y किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है? धारा की गति पूछ रहा है, तो 1/2 x - y, 12 में से 6 गया, 6 2 से कितना बार में? 3 बार में, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, यदि अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय कर लेता है, यदि वह वही दूरी स्कूटर पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 30 घंटा लगता है, यानी टोटल दूरी कितना हो गया? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना है? 5 और 30, यानी 150 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उसे समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है आपका? देख लीजिए, दूरी आपने निकाला है 150 और चाल है दूरी है 150 और चाल है 10, ये कट गया, यानी आपका 15 घंटा पूछ रहा है ना, समय निकाल रहे हैं ना, 15 आवर लगेगा, और ये 15 घंटा ये समय है,
ठीक है। अब ये क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 32 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, वह 19 गुना कितने वर्षों में होगी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए। हम एक नए मेथड से बनाते हैं। मान लीजिए कि ब्याज कितना है, 9 - 1, 9 - 1 यानी 8 गुना होती है कितने वर्षों में, 32 वर्ष में। अब आप कहिएगा कि -1 क्यों कर दिए। अरे भाई पहला साल का गुना थोड़ी है, तो पहला साल के बाद ना गुना होता है, पहला साल तो जो होगा होगा। ऐसा नहीं ब्याज पहले से दे के आएगा, 1 साल का तो कुछ ब्याज होगा, उसके बाद ना गुना होगा। तो इसलिए हम 1 माइनस कर दिया, यानी 8 गुना होती है 32 वर्ष में। ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 19 गुना, तो यानी अगर 8 गुना होती है 32 वर्ष में, तो 1 गुना होती होगी 4 वर्ष में। कोई दिक्कत। तो अब क्या पूछ रहा है, 19 गुना, तो फिर 19 - 1 करना पड़ेगा, यानी 18 गुना। कितना हो जाएगा, 18 गुना होगा 18 चौके 72 वर्ष में। आई बात समझ में। और 72 ये हो जाएगा ऑप्शन। मतलब मान लीजिए अगर कोई मेरा ब्याज है वो 5 वर्ष में 25 गुना हो जाती है, तो मान लीजिए अगर 100 रुपया होगा तब ना 2500 होगा, तो पहला वर्ष तो गुना में काउंटिंग नहीं होगा, इसलिए हम 1 घटा दिए यहाँ पे। चलिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं किए। देखिए कह रहा है कि दिए गए वृत्त में सुलेखा द्वारा प्रत्येक माह किए गए खर्च को दर्शाया गया, किसके रूप में, डिग्री के रूप में। जबकि सुलेखा की मासिक आय कितनी है, 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है। तो कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, सुलेखा ने आपसे कह रहा है सुलेखा ने भोजन पर प्रत्येक माह कितनी राशि व्यय की, भोजन पर। तो भोजन पे दिया गया डिग्री में, देखिए 72 डिग्री। तो जब डिग्री दिया रहे तो 72/360 में इसका बेस ले लेंगे, क्योंकि इस पूरे का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो बेस क्या आएगा, 360 और गुना 50,000। तो 72 पंचे 300 अब 5 10 नहीं 10,000 हो जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है। सुलेखा द्वारा भोजन तथा किराए पर व्यय की गई राशि का अंतर क्या है, किस पे, भोजन तथा किराए। तो भोजन कितना है 72 और किराया कितना है 90, है कि नहीं है। भोजन कितना है बताइए, 72 और किराया कितना है 90। तो इस पे कितना खर्च किया गया है कि नहीं है। तो इस पे खर्च किया गया, तो देखेंगे इस पे खर्च किया गया कितना। तो देखिए नॉर्मली आदमी क्या करेगा कि पहले 72/360 गुना उतना करेगा, भाई कितना किया गया, फिर करेगा 90/360 गुना 50,000 और तब माइनस करेगा। वो नहीं करना है। भोजन पूछ रहा है, किराया पूछ रहा है। किराया पे 90 है, भोजन पे 72 है, डिग्री में घटा लीजिए 18 डिग्री। तो यहीं 18 डिग्री तो अंतर है, तो 360 बेस बना के 50,000 से गुना कर दीजिए। 18 से कितना बार में, 20 बार में, और 20 से कितना बार में, 2500 हो जाएगा आंसर आपका ये। अगला पूछ रहे सुलेखा का शिक्षा पर मासिक व्यय कितना है। तो शिक्षा पर दे रखा है 108, यानी ये हो जाएगा 108/360 और गुनी कितना हो जाएगा भाई 50,000। ये जीरो कट गया, 36 चौका 108, तो 5 चौके 20 यानी 20,000, 20,000 आपका बी। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए कि भोजन तथा मनोरंजन पर प्रत्येक माह कुल कितनी राशि व्यय की। भोजन तथा मनोरंजन पर, इसमें अंतर नहीं पूछ रहा है, इसमें कुल पूछ रहा है। तो भोजन पे है कितना 72 और मनोरंजन पे है 36, तो 72 और 36 कितना हो गया, फिर शायद 108 ही हो गया, और 108 बटे फिर 360 और गुना 50,000, तो पिछले वाला आ गया। तो फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 20,000। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन कितना इजी था। एक भी क्वेश्चन ऐसा था जिसको कह सकते हैं कि वो टफ था, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था, सब आसान क्वेश्चन था। तो अगर आप इसमें से बना के नहीं लाते हैं तो बताइए क्या कहा जाएगा, तब कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बोलिए, कि आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो सिलेक्शन है
वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इसलिए मेरा मानना होगा कि आप लोग क्या करें कि मैथ और रीजनिंग बिल को कंप्लीट कर लें। जिस भी सेक्शन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो उस सेक्शन से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपकी समस्या दूर हो सकती है। चलिए आज के लिए ये, अगले वीडियोस में हम फिर एक प्रीवियस ईयर लेकर के आएंगे। वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, आपका जीके किसी विषय में हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।